इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वही खासम खास प्रोग्राम जिसका नाम है अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता। और आज के शो में बहुत खास है क्योंकि आज एक खास इंसान हमारे शो में आए जिनके बारे में मैं आपको अभी शो में बताऊंगा ही, और मैं और मेरी सहयोगी नमिता बताएगी। लेकिन सबसे पहले नमिता को बुला लेते हैं जो यूएस से है और मैं इंडिया से हूँ। तो नमिता, आप कहाँ हैं? आइए तो जरा। हेलो एवरीवन। तो भी आज के हमारे गेस्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक मैं उनको ऐसे सोच रही हूँ जैसे होता है ना म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई अपने गुरु का नाम लेता है तो ऐसे कान छूता है, ऐसे वाला। वैसे वो गेस्ट है हमारे। हम उनका नाम नहीं लेंगे, कान छुएंगे, क्योंकि वो अगर कहें कि न्यूज इंडस्ट्री के चाणक्य हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम उनके बारे में और ज्यादा बोले और उनको इनवाइट करें, एक हल्की सी झलक उनके बारे में दिखाते हैं। अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता के आज के हमारे गेस्ट हैं हिंदी न्यूज इंडस्ट्री के चाणक्य विनोद कापड़ी। इन्होंने स्क्रीन पर रहकर नहीं बल्कि स्क्रीन के पीछे से सिंगल हैंडेडली कई शोज और न्यूज चैनल को बनाया है नंबर 1। जब इन्होंने फिल्म्स बनाने का फैसला किया तो वहाँ भी अपनी छाप छोड़ दी। मिस तनकपुर हाजिर हों और पीहू जैसी मूवीज से सबको चौंका दिया। उस भैंस पे डिपेंड करता है जो विक्टिम है। अगली हेयरिंग में भैंस को पेश कीजिए आप। सर पेश विक्टिम को तो लाना ही पड़ेगा भाई, क्या दिक्कत है? पीहू की डॉल देखो। अपनी पहली ही डॉक्यूमेंट्री कैन टेक दिस शिट एनीमोर पर नेशनल अवार्ड जीता और 1232 किलोमीटर को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज करके आम जनता के दिल पर घर कर लिया। सहरसा जाने वाले तुम ही लोग हो? हाँ, तुम लोग कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो भाई। 1232 किलोमीटर को अब एक किताब का रूप देकर वो बन चुके हैं ऑथर भी। मतलब कोई काम छोड़ा नहीं है उन्होंने। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी से, फिल्म मेकर एंड टीवी जर्नलिस्ट विनोद कापड़ी। तो नमिता, बता देते हैं दर्शकों में कौन आ गया? विनोद कापड़ी। विनोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ना जैसे तुम लोगों ने शुरू किया ना, इतना मजा आया। मतलब ऐसा लगा कि मैं पता नहीं 20 साल पहले के न्यूज रूम में कहीं पहुंच गया हूँ एकदम। हाँ, तो सर वही करने वाले हैं हम, खूब हंसने और हंसाने वाले हैं आपको भी और होपफुली जो हमें देख रहे हैं उनको भी। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है कि बचपन में जो बच्चे होते हैं वो गुल्ली डंडा खेलते हैं और मतलब क्रिकेट खेलते हैं। आपने एक गाने को मुझे लगता है बहुत ही सीरियस ले लिया, कागज कलम दवात ला, लिख दूं स्टोरीज अपना नाम करूं। तो आपने ये स्टोरीज लिखना कब से शुरू कर दिया था? ऐसा हुआ ना नमिता, जब आप छोटे होते हैं, मुझे लगता है जब आप टीनेज में आते हैं तो वो एक ऐसा वक्त होता है जब आप बहुत सारे आपके अंदर बदलाव आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। और मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 में, मैं 13 साल का था। और उस डेथ ने कहीं हद तक एक बाल मन को या एक टीनेज मन को कुछ अंदर तक हिलाया। और मुझे लगा कि मुझे जानना है कि ये हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, ऐसा क्या। मतलब उस वक्त में बहुत संसाधन नहीं थे, इंटरनेट तो बिल्कुल नहीं था, अखबार भी घर में नहीं आ पाता था। और स्कूल में लाइब्रेरी में जाकर के टीचर से पूछते थे कि सर उनकी हत्या क्यों हुई है, क्यों मारा गया उनको। धीरे धीरे अखबारों को पढ़ना शुरू किया तो वहां से एक जिज्ञासा होने लगी कि ये जो दुनिया है, उस वक्त पता नहीं था कि इसको जर्नलिज्म बोलते हैं, इसको स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
लेकिन एक ये लगा कि जो दुनिया हमारे आसपास की दुनिया है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किरदार हैं, और इन कहानियों और किरदारों के बारे में मुझे लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ज़्यादा समझ थी नहीं, तो मैंने छोटी-छोटी कहानियाँ 8वीं 9वीं तक लिखनी शुरू की, जो मैं लिखता था और किसी को दिखाता भी नहीं था, क्योंकि उस वक़्त वो आत्मविश्वास नहीं था। और फिर मैं जब 10वीं में पहुँचा तो मैंने ये कहानी लिखी बच्चों के लिए, और मैं बहुत डरते-डरते हमारे बरेली में, मैं उस वक़्त सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, और बरेली में एक अखबार था, बड़ा मशहूर अखबार था, उस वक़्त का सबसे बड़ा अखबार था और आज भी बड़ा अखबार है पूरे यूपी का और देश का, अमर उजाला उसका नाम है। और अच्छा। मैं उनके दफ्तर में पहुंचा, गेट पे जाके पहुंचा, और मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी कहानी छपवानी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कहानी नहीं छपती है। तो मैंने कहा कैसे कहानी छपती है? तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको संपादक से मिलना पड़ेगा, जो संपादक है वो पसंद करेंगे और वो आपकी कहानी फिर देखेंगे। मैं गेट पे खड़ा रहा, मैंने कहा कौन संपादक है जो ये तय करते हैं? तो उन्होंने नाम लिया वीरेन डंगवाल का। मुझे बिल्कुल पता नहीं था वीरेन डंगवाल कौन है, क्या है, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। तो उन्होंने कहा अभी वो तो आए नहीं, आप यहीं बैठिए। मैं 4-5 घंटे तक गेट पे खड़ा रहा, फिर एक स्कूटर आया, तो गार्ड ने कहा ये वीरेन डंगवाल है। मैं भागा उनके पास गया, वो भी देख करके हैरान थे, एक 15 साल का लड़का, और गार्ड ने उनसे कहा कि ये ना 3-4 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा। तो मैं उनके पास पहुंचा और मैंने कहा कि सर ये मैंने कहानी लिखी है, आप देखिए जरा। तो उन्होंने कहा कहाँ पढ़ते हो? तो मैंने कहा सर यहाँ सेंट्रल स्कूल में पढ़ता हूँ, केंद्रीय विद्यालय JRC उसका नाम है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसको तुम छोड़ जाओ और इसमें पता भी अपना लिख दो। हाँ। अगर हमको पसंद आएगी तब हम छापेंगे, और पसंद नहीं आएगी तो हम नहीं छापेंगे, ये समझ लेना। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद मैंने कहानी दे दी, उस कहानी का नाम था पश्चाताप, और मैंने वो कहानी दे दी और उसके बाद मैं भूल गया। और मुझे हमारे घर में अखबार भी नहीं आता था उस वक्त, अखबार लेने के पैसे नहीं होते थे, अखबार भी नहीं आता था। अच्छा। मुझे जब करीब 2 महीने के बाद मेरे स्कूल में मेरे हिंदी के टीचर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि विनोद तुम्हारी कहानी छपी है अमर उजाला में। और मेरी हैरानी तब हुई जब उस कहानी के छपने के करीब 10-12 दिन के बाद घर में पोस्टमैन आया, उसने कहा आपके नाम मनी ऑर्डर आया। तो मेरे नाम मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा 15 रुपए का मनी ऑर्डर आया। सर आपको ये इंस्पिरेशन इसलिए भी मिली होगी कि जब आपको मनी ऑर्डर आया 15 रुपए का, आप लोग लो बेटा कहानी भी लिखो, छपेगी भी और पैसे मिलेंगे, तो आप ये हुआ। लेकिन जब पहली कमाई आपकी हुई 15 रुपए का, उसका क्या किया सर ये तो बताओ यार। हमारे ना स्कूल में एक कैंटीन वाला होता था, उसको कारीगर बोलते थे हम लोग। कारीगर की कैंटीन, वहाँ समोसे बड़े अच्छे मिलते थे। और हम लोगों को वो एक जमाना था जब हमारा जो जेब खर्च, जो पॉकेट मनी हम लोगों के परिवारों को, हम लोग को बच्चों को मिलते थे, वो शायद 50 पैसे और 1 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिलता था। हद से हद बहुत आपने बहुत कुछ अच्छा कर लिया तो 2 रुपए मिल जाते थे। और वो जो समोसा आता था वो 4 आने का समोसा एक आता था, तो 1 रुपए में 4 समोसे आराम से 4 दोस्त मिलकर खा सकते थे। तो वो जो कहानी छपी और पूरे स्कूल को पता चल गया कि ये कहानी छपी है, और उसके बाद मैंने सबको बताया कि मुझे 15 रुपए मिले। तो मेरे 30-40 दोस्त थे और सब लोगों ने कहा कि नहीं आप कारीगर में जाएंगे और कारीगर की कैंटीन में जाकर के हम लोग सब समोसे खाएंगे। तो सब लोगों ने समोसे खाए, उड़ा दिए पूरे पैसे। तो आपने शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया था और आप छपना भी शुरू हो गया था, तो और अब आप फिल्म मेकिंग में भी आ गए हैं, तो आपने मतलब एक इनडायरेक्ट रूट क्यों पकड़ा? आप जब शॉर्ट स्टोरीज लिख ही रहे थे तो आप सीधा फिल्म मेकर बन जाते, आप जर्नलिज्म की दुनिया में क्यों आए? अखबार में था और हिंदी के अखबार में था, तो वहां पे 2, 2.5, 3 साल के बाद मुझे लगने लगा कि एक ठहराव सा आ गया है। और उस वक्त एक दौर था, 95 का एक ऐसा दौर था जिस वक्त टेलीविजन हल्का हल्का शुरू हुआ था, और मेरे साथ के 3 लोग जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे साथ अमर उजाला में काम करते थे, अचानक मुझे एक दिन पता चला कि ये लोगों ने इस्तीफा दे दिया और चले गए। मैं बता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि तीनों लोग चले गए, और वो 3 लोग थे, संजीव पालीवाल, इकबाल रिजवी और तस्लीम। और ये हम लोग सब साथ में काम करते थे, और ये मेरे से सब 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, कोई 5 साल सब बड़े थे। और ये अचानक मैंने देखा कि ये लोग सब चले गए, और मैंने पूछा कहाँ गए? बोले ये सब लोग टेलीविजन में चले गए, कोई BITV करके आया है। तो हमने कहा चलो टेलीविजन भी कोई चीज होती होगी। उसके बाद जब ये लोग 2-3 महीने के बाद छुट्टी पर बरेली आए, तो मैंने देखा कि इनकी नक्शेबाजी एकदम अलग बिल्कुल अच्छी तरह की शर्ट पहनी हुई है, बढ़िया ट्राउजर पहने हुए हैं, एकदम मतलब
एकदम नक्शेबाजी अपनी दिखा रहे तीनों लोग, और पूरे न्यूज रूम में वहां अमर उजाला अखबार में घूम रहे, हम लोग एकदम गरीब जैसे दिख रहे हैं इनके सामने। तो मुझे बड़ा लगा यार, मैंने कहा जब ये लोग टेलीविजन में जा सकते हैं तो मैं भी टेलीविजन में जा सकता हूँ। राइट। मतलब कि तस्लीम और इकबाल और संजीव पालीवाल टेलीविजन में, तो उस वक्त ये, और मैं उनको बोलता हूँ, आज भी मैंने संजीव की किताब के बारे में ट्वीट किया, उस समय लिखा कि मतलब अगर आप लोग नहीं गए होते टेलीविजन में तो मैं भी टेलीविजन में नहीं गया होता। तो मैंने इनको देखा, तो आप अपने आप को एक तलाशते हो, आप अपने आप को तलाशते हो हर जगह। टेलीविजन में मैं कहूंगा ओपी की शुरू के 4-5 साल 6 साल मैंने बहुत अच्छा काम किया, जो मुझे खुद को बहुत तसल्ली देता है। जब तक मैं एडिटर नहीं था, मैं इसको आज इस मंच पे स्वीकार करना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पे काम किया, कम से कम 40-50 डॉक्यूमेंट्रीज की, और सबको बहुत सराहा गया। लेकिन मुझे लगता है कि एडिटर बनते बनते और चैनल का हेड बनते बनते मैं था वो मैं नहीं रहा, और मैं अंदर से कुछ करप्ट हुआ। और मुझे लगता है कि वो एक खुद को बचाए रखने का प्रेशर था, या खुद को बनाए रखने का प्रेशर था, या जो टेलीविजन में हो रहा है उसमें अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने का प्रेशर था। मुझे नहीं मालूम वो क्या था। और वो एक तो मुझे लगता है कि गलती शायद ये हुई जाने अनजाने कि मैं बहुत कम उम्र में, शायद 30-31 साल की उम्र थी 2003 में, हाँ, जब मैं एडिटर बन गया था जी न्यूज का। तो मुझे लगा कि वो एक बहुत जल्दी हुआ, और वो जल्दी होने की वजह से तब तक शायद वो मैच्योरिटी आई नहीं थी, क्योंकि टेलीविजन में तब तक मुझे सिर्फ 6 या 7 साल ही हुए थे, और मुझे लगा कि वो मैच्योरिटी, परिपक्वता आई नहीं थी। वहां से शुरू में मैं ठीक काम किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि जो मेरा 90-80% जो काम है उससे 20% तो एडिटर के तौर पर भी बहुत ही अच्छा काम किया, जो बहुत सारे लोगों से अलग था। लेकिन बाकी जो मुझे लगा कि वो काम बाकी लोगों को हो सकता है बहुत अच्छा लगता रहा हो, लेकिन मुझे अंदर से वो कचोटता रहा और मुझे परेशान करता रहा, और ये कहता रहा कि यार विनोद, ये करने के लिए तो तुम नहीं आए थे, ये करने के लिए तो तुम नहीं आए थे। और वहां से जो एक बेचैनी हुई, जैसा कि ओपी अभी तुमने पूछा, वहां से जो बेचैनी हुई उसने मुझे लगा कि नहीं यार, ये अगर मैं यही करने के लिए करता रहूंगा तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और मैं ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए। और चाहे उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़े, चाहे मुझे बेरोजगार रहना पड़े, चाहे कोई जॉब ना हो, चाहे पैसे ना हो, लेकिन अब मुझे ये रास्ता बदलना चाहिए। और इसीलिए 2013 में मैंने फैसला किया कि अब मुझे न्यूज टेलीविजन को विदा करना है और फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है। तो यहाँ से वो एक भटकाव था, और अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश थी। एक तरह से कहूँ तो अपना जो अपराध 5-6 साल में एक संपादक के तौर पे गलतियां हुई, कई बार जाने में हुई, कई बार अनजाने में हुई, तो वो उनका एक प्रायश्चित था कि मुझे लगा नहीं, मुझे अब इस मीडियम से निकलना है। पर मुझे आज थोड़ा सा ये लगता है ओपी, बहुत ईमानदारी से कहूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इस मीडियम में रहना चाहिए था। क्यों? वो इसीलिए रहना चाहिए था क्योंकि अभी जो टेलीविजन और जो मीडियम हो गया है वो इतना खतरनाक हो गया है कि वो देश को बांट रहा है, समाज को बांट रहा है। आपके एक एक मतलब इतनी नफरत फैला रहा है वो टेलीविजन। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं होता तो मैं इसको मतलब रोक तो नहीं सकता था, लेकिन मैं इसको आधा जरूर कर सकता था, क्योंकि इसको भी खत्म करने के मेरे पास प्रोग्रामिंग होती, शोज होते, ऐसे तरीके होते कि मैं उस नैरेटिव को, जो ये खतरनाक नैरेटिव एकदम हो गया, देश को तोड़ने वाला, देश को विभाजन करने वाला, समाज को तोड़ने वाला, मतलब एकदम एजेंडा सेट करने वाला, गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, देश के खिलाफ जो एक पूरा नैरेटिव बन रहा है सिर्फ, तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा लगता है कि शायद मैं होता तो करता, लेकिन मैं होता तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो मुझे ये करने नहीं देते। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में। तो आपको लगता है कि अगर आप वापस जाएंगे किसी न्यूज चैनल में तो आप ये नहीं कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है नमिता, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक्चुअली क्या है कि अब संपादक को भी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहाँ तक उनको जाना है, कितना सही है, कितना गलत है। ये बात सही है कि आप खुल करके, जैसा आप एक पत्रकार आज से 10 साल पहले कर पाता था, वैसा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद आप थोड़ी सी तो लाइन रख सकते हैं। मतलब कोई आपको कहता नहीं है। जैसे अब कल एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट, छोटा क्या, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है। एक गरीब, 100 रुपए कमाने वाला गरीब मुसलमान, उसका नाम है तस्लीम, वो बेचारा हरदोई से इंदौर चूड़ी बेचने के लिए आया। उसकी पिटाई कर दी गई कि साहब तुम यहाँ पर
लड़कियों को छेड़ रहे थे, कर रहे थे, पूरी कहानी बना करके फैब्रिकेट करके उसकी पिटाई कर दी। जिन लोगों ने की वही लोग, उनका यही काम है, वो यही कर रहे हैं क्योंकि उनकी यही राजनीति, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका काम ही यही है। लेकिन एक न्यूज चैनल के तौर पर जब आप न्यूज चैनल देखते हैं और वही न्यूज चैनल जिसका आप दोनों भी हिस्सा रहे, जिसके बाकी लोग भी हिस्सा रहे, वो क्या शाम को 5 बजे शो कर रहा है, चूड़ी बहाना है, लव जिहाद निशाना है। तो आप सोचिए कि एक न्यूज चैनल के तौर पर जब आप करते हैं, मतलब देखो एक बजरंग दल करे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बजरंग दल का काम ही यही है, उसको यही करना है। लेकिन आप और हम जर्नलिस्ट हैं, आप और हम स्टोरी टेलर है, हमको बतानी है कहानी, हमको सच बताना है। हमको जो बजरंग दल का नैरेटिव है, जो नफरत का नैरेटिव है, उस नैरेटिव को आप 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जो बात बजरंग दल भी नहीं बोल रहा है, वो बात न्यूज चैनल बोल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया है कि ऐसा क्या हुआ हमारे न्यूज रूम्स को, मतलब वहां पे सारे लोग अच्छे लोग ही रहे अभी तक, उनको ऐसा क्या हो गया कि अचानक सारे के सारों के अंदर एक नफरत आ गई है और वो नफरत उनके चैनल पे दिख रही है। और वो सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, मैं कई लोगों को इंडिविजुअली फोन करता हूँ, उनको व्हाट्सएप करता हूँ, उनको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, सर ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग को तो ये तुम लोगों से उम्मीद नहीं थी। अब लोगों ने बात करना बंद कर दिया, रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। आप एक पत्रकार की तरह शोध करते हैं, आप रियलिटी के करीब रहते हैं अपनी फिल्मों के अंदर भी। तो क्या फिल्म मेकिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर जर्नलिज्म आपका स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, इन्फ्लुएंस कर रहा है इस चीज को, मानते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा करता है। बल्कि क्या होता है कि उससे ना आपको बहुत फायदा मिलता है। और उसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इतने साल जो जर्नलिज्म किया, उसमें जब भी आप कुछ लिखते हैं, चाहे मैं फिक्शन ही लिखता हूँ, तो जब फिक्शन लिखते हैं तो उसमें कोई भी चीज आप उसको नॉन फिक्शन में जाते हुए भी आप कोई भी चीज रियलिटी से दूर जाने से दूर नहीं जा पाते, किसी भी कीमत पे नहीं जा पाते, चाहते हुए भी नहीं जा पाते, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ये बहुत बड़ा फायदा होता है जब आप कहानी लिखते हैं कि, और खासतौर पे नॉन फिक्शन की दुनिया में आप आते हैं, तो आप लिख तो रहे नॉन फिक्शन, लेकिन उसमें जो भी कुछ है वो बिल्कुल आपकी रियलिटी के आसपास है। मैंने अभी 2 फिल्में खत्म की हैं, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1-2-3 महीने में एक फिल्म फ्लोर पे चली जाएगी। वो एक क्राइम थ्रिलर है। तो उसमें भी जब लिखे तो मैंने बहुत सारे फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट से बात किया, बहुत सारे डॉक्टर से बात की, पुलिस के 1-2-3 आईपीएस दोस्त हैं, उन लोगों से बात की, क्योंकि कई जगह पे कंफ्यूजन था, तो उन लोगों से बात की। तो जब इसमें एक फायदा ये है कि 20-22 साल के तजुर्बे का, कि हवा में नहीं लिख सकते आप, कुछ भी चीज हवा में नहीं लिख सकते। एक्चुअली मुझे ना किसी ने पीहू के बाद किसी ने अप्रोच किया था, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि ना ये पीहू जैसा थ्रिलर आप और प्लान कीजिए। और उसके बाद मैं बैठा, अच्छा प्रोडक्शन हाउस था, मैं बैठा उनके साथ, तो उन्होंने जो आइडिया देने शुरू किए, और उन्होंने कहा कि ये जो है पीहू जैसा थ्रिलर हमने देखा नहीं, हम चाहते हैं कि इससे भी खतरनाक थ्रिलर बने। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी प्लॉट में, जो प्लॉट ऑलरेडी मैं कर चुका था, उसी प्लॉट में उन्होंने कुछ पैरानॉर्मल चीजों को ऐड करना शुरू किया, कि उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, उसमें जो माँ मर गई है उसकी आत्मा भी आ जाएगी। मैंने कहा यार सुनो, ये सब ना मतलब होता नहीं है ये लाइफ में ना, कहीं पे कोई माँ मर गई है तो बच्ची के साथ उसकी फिर आत्मा भी आ गई। मैंने कहा कह रहे नहीं, उसका ना सीक्वल बहुत अच्छा बनेगा, कि अब जो है ना उस घर में मतलब बाकी तकलीफें तो है ही हैं, लेकिन अब उसके बाद पैरानॉर्मल चीजें भी आ गई हैं, और माँ की आत्मा जो भटक रही है उसको बदला लेना। मैंने कहा यार ये सब होता नहीं है, ये सब मुझसे होगा नहीं। तो अच्छा स्टूडियो था, और मतलब बहुत अच्छा पैसा वो लोग दे रहे थे कि नहीं, वो हम ना उसको सीक्वल करके बेचेंगे और उसके बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सही है, सब सही है सर, लेकिन मुझसे हो नहीं पाएगा, मतलब ये मैं नहीं लिख पाऊंगा, मुझसे मैं लिख ही नहीं सकता। मैं जब आप कहते अच्छा हम किसी और से लिखवा लेते हैं, किसी और से लिखवा लेते हैं। मैंने कहा किसी और से लिखवा लेंगे तो फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो फिर भी बच बचा के कुछ तो मैं लिख ही लूंगा, लेकिन किसी और से लिखवा करके फिर वो मुझे अचानक बोलेगा कि दीवार टूटी और दीवार से एक आत्मा निकली, तो ऐसा होता नहीं ना, जो लाइफ में नहीं होता वो मैं कैसे अपनी फिल्मों के जरिए कह सकता हूँ। फटा पोस्टर निकला, हीरो टाइप पिक्चर नहीं बनेगी। तो ये जो आप नेक्स्ट फिल्म बना रहे हैं, ये भी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है? हाँ, मैं एक्चुअली मैं 2-3 फिल्म स्क्रिप्ट पे एक साथ काम कर रहा हूँ, 2-3 स्क्रिप्ट पर एक साथ मैंने काम किया है, जिसमें से एक तो बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है, एक ओल्ड एज कपल की लव स्टोरी है, दोनों 80-80 साल के हैं,
और बहुत मुझे खुशी है और गर्व है कि इन किरदारों को नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह ने उनके लिए हाँ कह दी है, और तो ये उनकी कहानी है। और दोनों 80 साल के हो गए हैं, दोनों अपनी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वो उस माहौल में, जबकि गांव में अब कोई नहीं बचा। तो वो एक फिल्म है जो अभी मैंने उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट की है। फिल्म का नाम है कपल ऑफ हेवन। लेकिन सर एक बात बताइए, आप खुद इतने गुड लुकिंग हैं, एक फिल्में बना रहे हैं, कभी मन नहीं करता कि एक रोल खुद भी कर ले? नहीं, मुझे ये गलतफहमी नहीं है। हाँ, मैं 8th में ज़रूर सोचता था जब ये इंदिरा गांधी वाला जब हुआ था, और उस वक़्त मतलब वो एक ऐसा दौर था कि जब आप मतलब हम लोग तो सब उस ज़माने में पैदा हुए हैं, उस ज़माने में बड़े हुए हैं, जब अमिताभ बच्चन की दीवार थी, जंजीर थी, सत्ते पे सत्ता था, डॉन था, क्या-क्या नहीं था। हाँ। तो मतलब मैंने एक शर्ट भी कहीं से बनवाई थी घर वालों से, ने कहा कि मतलब उस वक्त टेलर होते थे, उनके पास जाते थे, तो मैंने शर्ट में आगे कुछ बहुत लंबी तक नीचे तक बनवा ली थी और उसके बाद उसको नॉट बांध करके मैं घूमता था। और यहाँ पर एक पॉकेट में एक उस वक्त छपाई का कुछ आता था जो छप जाता था, यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी लगा लिया था। अरे मैं यार बच्चन साहब से मिला तो मैंने उनको बताया, तो बहुत बहुत हंसे वो। तो मैंने कहा ये मतलब मैं उनको कहा कि सिर्फ मेरी बात नहीं, उस जनरेशन के हम सभी लोग ऐसे ही करते थे सर, मतलब ये कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो हम लोग, और उसी वक्त फिर वो तभी से मैंने बाल भी लंबे लंबे रखता था, बीच से उस वक्त मांग करता था। तो अभी भी इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। हाँ, अभी भी इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। हाँ, वो तो रहता ही है। तो 8th 9th में एक बार ऐसी मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो बड़े होकर? मैंने कहा मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ। तो सर अब बात करते हैं गूफ अप्स की। न्यूज इंडस्ट्री में आप बहुत टाइम रहे, खुद भी एंकरिंग की, प्रोड्यूस किया, चैनल हेड किए, तो ऐसे कोई फनी आपको गूफ अप्स याद है कि आप सोच उस वक्त तो मतलब लग गया होगा कि ये क्या हो गया, लेकिन अब हंसी आती है? अरे मेरा एक बड़ा 99 में 98 और 99 में मेरे ख्याल से टेलीविजन का पहला ब्रेकफास्ट शो था जिसका नाम था मॉर्निंग जी, जिसको शिवानी वजीर और जितेंद्र राम प्रकाश एंकर करते थे। जी पे सुबह आता था और बहुत ही पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद सुभाष जी ने उसको कहा कि इसको मेन जी टीवी पे ले लेते हैं, उसका तो जी टीवी पे चला गया। तो हम लोगों के शो में अलग अलग सेलिब्रिटीज और सब लोग आते थे। तो एक दिन सुखविंदर को आना था और उसी वक्त वो फिल्म रिलीज हुई थी। उसका फिल्म का तो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन गाना था वो छैया छैया, जो गाना था उस वक्त, उसी वक्त वो फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दिल से हाँ। तो छैया छैया गाना था, सुखविंदर आना था। तो हमारे साथ में जो मेरी टीम थी वो बिल्कुल मतलब मुझे बहुत एक्चुअली बहुत कम उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी गई थी। तो वो 2 घंटे का मॉर्निंग शो होता था 7 से 9 का। मेरे पास 15-16 लोगों की टीम थी। उसमें एक व्यक्ति था जिसको आप भी जानते हो, उसका नाम था पराग छापेकर, जो 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 बाद में अच्छा एंटरटेनमेंट का रिपोर्टर बना, एडिटर बना, सब कुछ बना। तो वो प्रोडक्शन में था। तो अच्छा उसकी एक प्रॉब्लम थी, बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कि उसको कोई काम दो तो उसमें गूफ अप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो उसको वो मतलब जो शो के टेप्स होते थे, उस वक्त टेप में रिकॉर्ड होता था शो, और टेप्स होते थे कई बार वो टेप मतलब पराग को टेप है तो उसका मतलब वो टेप कोई ना कोई गुम होना ही होना है। तो अचानक 2 घंटे बाद शो की रिकॉर्डिंग के बाद पियोन आता था, सर ये टेप बाथरूम में मिला। हमने कहा बाथरूम में क्या, प्ले करके देखते थे तो उसमें जो है पंडित विश्व मोहन भट्ट का इंटरव्यू रखा हुआ है, उसमें जो है शोभा मुदगल का एक इंटरव्यू रखा हुआ है, ऐसे अलग अलग थे कई। तो उस दिन अच्छा पराग की जिम्मेदारी थी पीछे से टेप को रोल करना, रिकॉर्डिंग बटन दबाना, क्योंकि मैं पैनल पे बैठता था। और तो मैंने कहा देख सुखविंदर है, पराग कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ तू ठीक से करना। हाँ बॉस सब ठीक हो जाएगा जी, हो जाएगा सब ठीक है। सुखविंदर आए, 40 मिनट का इंटरव्यू हो गया, सब खुश, एंकर खुश, ये खुश वो खुश, सब खुश हो गए, सुखविंदर चले गए। अब उसके बाद मैंने अपनी टीम को बोला कि ठीक है अब तुम लोग एडिट करो, क्योंकि रात को आया था 9 साढ़े 9 बजे आया था, क्योंकि वो सब और चला गया 10 बजे के आसपास, और सुबह शो जाना था। रात को 2:30 बजे पराग छापेकर आया,
और मैं तो अपने रूम तक बाहर, न्यूज रूम के बाहर ही बैठा था। न्यूज रूम क्या होता था, ऐसे ही बैठा हुआ था। तो पराग आया, बोला बॉस आइए जरा। मैंने कहा, मैंने कहा एडिट हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो मैंने कहा कहाँ चलना है? नहीं आप जरा बाहर की तरफ आइए। तो वो बाहर ले गया मुझे, बोला कि आप खाना खाया आपने? मैंने कहा खाना खाया। कुछ सिगरेट पियोगे? मैंने कहा नहीं सिगरेट नहीं पियूंगा। बता आप ठीक हो ना? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो मैं अगर कुछ बोलूं तो आप मेरे पे गुस्सा तो नहीं करोगे? मैंने कहा हुआ क्या? मुझे लग गया कि कुछ तो हो गया है, इसने कुछ तो कर दिया है। तो मैंने क्या हुआ? बोला ये बताइए कि कल के लिए और क्या हो सकता है? मैंने कहा पराग बता बात क्या हुई है? कह रहा बॉस वो जो सुखविंदर आया था ना, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ है। रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मुझे पता था। तो मैंने कहा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं बॉस वो मैंने बटन रिकॉर्ड का तो दबाया था, पता नहीं वो दबा नहीं, और फिर मैं पूरा इंटरव्यू देखता रह गया। कितना अच्छा इंटरव्यू चल रहा था, मैं पूरा इंटरव्यू देखता रह गया। अरे बाप रे बाप। तो फिर मैंने कहा अब देख, अब कुछ नहीं हो सकता, 2 बज रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम अब कुछ भी करके दोनों एंकर्स को बुला, शिवानी और जितेंद्र को। हम लोग कुछ नया करते हैं, कुछ पैकेजेस निकालते हैं, कुछ पैकेजेस चलाएंगे जो पहले के हमारे बहुत सारा बैंक में रहता था। मैंने कहा हम तो यार पूरा 30 मिनट तो उसी के भरोसे था कि 30 मिनट उसने इतना सब कुछ गाया है, ये किया वो किया, तो सब कुछ तो उसी के भरोसे हम थे। तू बुलाओ। अब उसने रात को ही दोनों एंकर्स को फोन करके उनको रोया गाया। मैंने कहा मैं फोन नहीं करूंगा उनको, मैं बिल्कुल फोन नहीं करूंगा, तुमको जो करना है करो। वो दोनों को रात को रोया गाया कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया, आप प्लीज आ जाओ। तो वो बेचारे बड़े दयालु बने और 4 साढ़े 4 बजे सब लोग पहुंच गए। 7 बजे से शो जाता था। तो फिर हम लोगों ने उसको फिर लाइव किया, क्योंकि उस वक्त हम लोग लाइव नहीं करते थे। फिर हमने कहा कि चलो लाइव करते हैं। तो ऐसा था वो। रिकॉर्डिंग का डंडा। सर ये बताइए कि जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग और राइटिंग में सबसे ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन आपको किस चीज में मिलती है कि यार आनंद आता आज की डेट? मुझे लगता है कि जो एक सोचना होता है, थॉट होता है, कि किसी थॉट को वो जो थॉट होता है उस थॉट को कंसीव करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि उसके बाद फिर ना सिर्फ वो एग्जीक्यूशन का पार्ट रहता है। मुझे हमेशा लगता है कि जो एक आइडिया होता है वो आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस आइडिया के बाद फिर उसका सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है। वो एग्जीक्यूशन जाहिर तौर पर थ्रिल करता है, लेकिन मुझे हमेशा एक थॉट बहुत थ्रिल करता है कि एक थॉट के साथ कि वो थॉट जब आता है तो लगता है कि हाँ वो एक बहुत बड़ी चीज आप करने जा रहे हो। जैसे जब मुझे सिर्फ इतना ही थॉट आया था कि एक अपार्टमेंट है, कि एक फिल्म है जिसमें सिर्फ 1-2 साल की बच्ची है, 100 मिनट की फिल्म, और उस फिल्म में और कोई नहीं। तो ये सिर्फ एक थॉट था, और इस थॉट के साथ मैं परेशान था कि यार ये थॉट बड़ा कमाल का थॉट है, लेकिन अब इसके साथ इसमें क्या करें, क्या कहानी क्या आएगी, कहानी कैसे आएगी। और ये मतलब मेरे लिए 1.5-2 साल तक वो थॉट घूमता रहा। मैं कई लोगों को बताया, मैंने कहा यार मेरे पास एक थॉट है, मेरे पास एक फिल्म का थॉट है कि एक अपार्टमेंट है, वहां पे एक 2 साल की बच्ची है, लेकिन मेरे पास कहानी नहीं, कहानी क्या करें इसमें। तो सब लोग बोलते थे सोचते। तो कुछ भी नहीं आता था। 2 साल तक आप उसी थॉट के साथ घूमते रहे, लेकिन वो थॉट आपको लगातार परेशान कर रहा था। और फिर एक दिन मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक दिल्ली की खबर थी, सही सच्ची घटना थी, कि एक 4.5 साल का बच्चा रात भर अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ घर में अपने फ्लैट में अकेला रहा। तो मैंने फिर उस थॉट को इस खबर के साथ जोड़ा। मैंने कहा यार अगर वो जो मैं सोच रहा था वो 2 साल की बच्ची घर में अकेली है, और अगर ऐसे ही मैं उसको इसके साथ मिला दूं कि वो माँ की बॉडी के साथ अकेली रही बच्ची, तो उसके पीछे अब क्या क्या हो सकता है। तो वो खट से उसके बाद एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। उसमें मेरे को ज्यादा समय नहीं लगा। वो मतलब मुश्किल से 15-20 दिन में पूरी कहानी में लिख पाया, लेकिन वो थॉट ने मेरे को 2 साल तक पकड़ किया। सर आपने इतने सारे न्यूज चैनल्स में काम किया और खुद भी बुलंदियों में पहुंचे और उस न्यूज चैनल को भी नंबर 1 बनाया, लेकिन एक ऐसा कॉमन चैलेंज आपको क्या आया हर एक चैनल में जो आपने फेस किया? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे हमेशा लगा, और उसने मुझे परेशान भी किया, उसने मुझे थोड़ा बहुत करप्ट भी किया, उसने मुझे सफलता भी दी, लेकिन उसी ने फिर मुझे उससे निकाला।
सब लोग मेरे इंडस्ट्री में जितने भी मेरे दोस्त थे, जितने भी लोग थे, वो सब लोग देख के हैरान थे कि ये विनोद कापड़ी को अचानक क्या हुआ। ये मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज लगता है वेट कम करने में। मेरी ख्याति जिसकी वजह से मैं बहुत बदनाम था, और वो बदनामी मेरी ये थी कि मैं बहुत चिल्लाता था, बहुत ज्यादा चिल्लाता था। इसके साथ तो मैंने इतना बुरा किया, एक बार तो फोन फेंक दिया था इसके ऊपर, मतलब उसका नाम था। उसने कहा सुनो हेडलाइन चेंज कर रहे हैं ना, उसमें एक हेडलाइन पंजाब की ले रहे हैं और तुम उसमें 2 शॉट बादल के लगा देते। ठीक है मैं समझ गई। तो जब हेडलाइन चली तो देखा बादल, ये क्या है ये? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ये भी होता है। मैं मतलब पूरा जो कुछ मेरे अंदर है और जो कुछ चीजें मैंने अभी छिपा के भी रखी, मतलब मन तो कर रहा था कि सब कुछ बोल दूं, लेकिन उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाती।